हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा लेक्चर रहेगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर, जहां पर हम पढ़ेंगे फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्पेन ऑफ कंट्रोल। बेसिकली यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जब डिज़ाइन करते हैं तो वो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली आपको डिफरेंस बताया हुआ है। फॉर्मेशन के अंदर आएगा प्लान्ड एंड डेलिब्रेट एंड स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप, जो अपने आप बन जाता है वो होता है आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और अगर पर्पस की बात करते हैं तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेल सेटल्ड गोल होते हैं और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सोशल इंटरेक्शन ज्यादा होती है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपका अनस्ट्रक्चर्ड रहेगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अनऑफिशियल होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फोकस किया जाता है पोजीशन पर और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सन पर। लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडरशिप की यहाँ पे सुपीरियर रहता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, और इनफॉर्मल की ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो एनीवन, कोई भी आपका लीडर हो सकता है। पावर को डेलीगेट कर सकते हैं एंड गिवन बाय द ग्रुप। रूल एंड प्रोसीजर होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ नॉर्म्स होते हैं। सभी ग्रुप के अपने अपने अलग अलग नॉर्म होते हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं। सोर्स ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आ जाएगा। यहाँ पे आ जाता है सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब होता है प्रतिबंध, यानी कि कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी होती है। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब जो हम आगे पढ़ेंगे ये सारी हम फॉर्म पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, कौन कौन सी फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। नंबर 1 इज अ लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है वो आपका ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म है आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। एक बार प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर, जो नेट के पेपर होते हैं उनके अंदर पूछा गया है बहुत बार कि ओल्डेस्ट फॉर्म कौन सी होती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, तो उसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहेगा। और लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम स्केलर, मिलिट्री, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भी हम बोलते हैं, और ये आपका ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहता है। बेसिकली लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, प्योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। प्योर लाइन के अंदर होगा कि जो सिमिलर एक्टिविटीज है वो एक पर्टिकुलर लेवल के अंदर परफॉर्म की जाएगी, and each group of activity is contained under unit and it is able perform the assigned activity। जो भी उनको एक्टिविटी दी जाएगी वही जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म की जाएगी। देखिए जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर में फोरमैन ए, फोरमैन बी, फोरमैन सी, और फिर काम करें वर्कर्स, काम करें वर्कर्स के डाउन में 1 2 3 4, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि जो ओल्डेस्ट फॉर्म है ये आपकी प्योर लाइन के एक तरीके से, सीरीज के एक तरीके से काम कर रही है। नेक्स्ट देखिए, फिर डिपार्टमेंटल लाइन हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हो जाता है फिर अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, और पर्सोनल मैनेजर्स। और ये आपके जो डाउन में आते हैं जनरल मैनेजर के डाउन में आ गए सारे डिपार्टमेंट्स। फिर आपका जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जाता है डिप्टी मैनेजर, सुपरवाइजर, देन आ जाए वर्कर। और फिर यहाँ पे मार्केटिंग के अंदर डिप्टी मैनेजर, फिर सुपरवाइजर, देन वर्कर। ठीक है, तो ये होता है आपके डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिए, देन नेक्स्ट आता है फिर लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेगी, क्योंकि लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से ना क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको डिटेल से बताया गया है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर यूनिटी ऑफ कमांड को मेंटेन किया जाता है। स्ट्रेट लाइन एंड अनब्रोकन लाइन होती है, जैसे कि जो सीरीज हम पढ़ के आए ना उसी सीरीज से आपका काम हो रहा है, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स का। नेक्स्ट, ऑल द पर्सन एट द सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर इंटरडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। नेक्स्ट है आपका दिस स्ट्रक्चर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर ऑल पर्सन लिमिटिंग द एरिया ऑफ एक्शन बाय पर्टिकुलर पोजीशन होल्डर। यानी कि जो अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन डिवाइड की हुई होती है कि क्या क्या पोजीशन जो है वो वर्कर्स की है या फिर एम्प्लॉयज की है।
नेक्स्ट आता है फिर आपका लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर हम पढ़ते हैं, लाइन के अंदर तो जो पहले हम पढ़ के आए हैं डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का रहेगा, वो होता है आपका लाइन, जो कि पहले करके आए हैं। बट इसके अंदर एक स्टेप और एडिशन कर दिया गया, स्टाफ एडिशन कर दिया गया, स्टाफ दैट विच इज ऑब्जेक्टिव इनडायरेक्ट इन दिस कंट्रीब्यूशन। इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट इज स्टाफ। तो लाइन प्लस स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम इसको बोलेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इकोनॉमिक्स, लीगल एडवाइजर, और ये किसको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा, प्रोडक्शन मैनेजर को करेगा। तो ये तो सीरीज में काम चल रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर, फोरमैन, देन वर्कर। बट जो ये लीगल एडवाइजर है, इकोनॉमिक्स है, ये क्या है, आपके स्टाफ है, स्टाफ। तो ये क्या कर रहे हैं, एडवाइज कर रहे हैं टाइम टू टाइम आपको किस तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म करनी चाहिए, किस तरीके का काम करना चाहिए। ओके तो ये आ जाता है आपका लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग स्ट्रक्चर रहता है, ये नहीं है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन का सेम स्ट्रक्चर रहेगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशन कैसे ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, तो यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। देन हम पढ़ते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फंक्शनल जैसे कि आपके नाम से ही डिनोट हो रहा है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी कि अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। और ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये यूज किया जाता है मीडियम एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हैविंग लिमिटिंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, जहां पर जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट रहेंगे वो कम रहते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट या सीईओ हो गया, एचआर मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन या ऑपरेटिंग मैनेजर, ये क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन इनको डिवाइड कर दिया गया। फिर जो एचआर जो मैनेजर है वो क्या करेगा, स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड रखेगा, एम्प्लॉय के रिगार्डिंग जो भी काम होगा वो एचआर मैनेजर करेगा। और मार्केटिंग के रिगार्डिंग जितने भी काम है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, सेल्स, ये काम कौन करेगा, मार्केटिंग मैनेजर करेगा। तो ये जो डिवीजन हुआ, ये जो स्ट्रक्चर है, ये होता है आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखिए फिर यहाँ पे करेक्टरिस्टिक फिर दे दिया आपको, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के क्या क्या करेक्टरिस्टिक रहेंगे। देखिए स्पेशलाइजेशन बाय फंक्शन, फंक्शन से स्पेशलाइज हो जाएंगे। जैसे मार्केटिंग मैनेजर है, वो सारे मार्केटिंग के जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनको संभाल रहा है, हैंडल कर रहा है, तो वो एक ही काम दोबारा दोबारा से करेगा, तो वो स्पेशलाइज हो जाएगा। एम्फेसाइज ऑन अ सब गोल, सबके सब गोल डिवाइड कर दिए जाते हैं। एक हमारा गोल होता है, ओवरऑल होता है, और एक होता है हमारा सब गोल। पैरामेडिकली ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ division, functional authority relationship among various department, limiting span of management and tolerance structure। ओके तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक है आपके फंक्शनल स्ट्रक्चर के। नेक्स्ट आता है फिर आपका डिविजनल प्रॉफिट डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए क्या आता है, डिविजनल प्रॉफिट डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो डिविजनल के अंदर क्या क्या होगा आपका, देखिए आइए पढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी अगर कोई आपको इश्यू हो तो आप पैराग्राफ को भी रीड आउट कर सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका मैनेजिंग डायरेक्टर है, कॉर्पोरेट प्लानिंग है, लीगल सर्विसेज है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस, ये आपके क्या है, डिवीजन है अलग अलग। अब डिवीजन है अलग अलग, तो आपके जो फर्म है ना उसको अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जैसे कि कंज्यूमर यहाँ पे दिया हुआ है आपको, कंज्यूमर प्रोडक्ट दिया हुआ है, केमिकल डिवीजन दिया हुआ है, डिवीजन है ये आपका फर्स्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन, केमिकल डिवीजन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन, अलग अलग टाइप के डिवीजन दिए हुए हैं। अब जो कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन है ना, उसके फिर से पार्ट कर दिए गए, लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग से, मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग अलग से, देन पर्सोनल अलग से, परचेजिंग अलग से, अकाउंटिंग अलग से। उसी तरीके से जो केमिकल का जो डिवीजन बनाया हुआ है, केमिकल का अदर से डिवीजन बनाया हुआ है, एक डिपार्टमेंट आप लगा सकते हो अलग से बनाया हुआ है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अलग से, मार्केटिंग अलग से, पर्सोनल अलग से, अकाउंटिंग अलग से। तो अलग अलग डिवीजन का अलग अलग ही फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवीजन कर दिया गया है, दैट इज कॉल्ड अ डिविजनल या फिर प्रॉफिट डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब जैसे जो केमिकल जो डिवीजन है वो अपने बिहाफ पर ही डिसीजन लेगा, इसीलिए तो डिसेंट्रलाइजेशन कहा है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पावर है, वो डिवाइड कर दी जाती है कि आप अपने बिहाफ पर डिसीजन ले सकते हो, टॉप मैनेजमेंट सारे डिसीजन नहीं लेती है। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फिर आपका प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर हम पढ़ते हैं प्रोजेक्ट वर्क कैन बी मैनेज टू फॉर्म, टू फॉर्म के अंदर हम मैनेज करते हैं।
जैसे कि प्योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। प्योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि प्योर जो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो सुटेबल रहता है। सुटेबल किसके लिए रहेगा? स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट। ये आपको बात ध्यान रखनी है, मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी जो यहाँ पे है कंसेप्ट रहेगा कि जो प्योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर सुटेबल होता है? स्मॉल नंबर के लार्ज जो प्रोजेक्ट होते हैं विद लॉन्ग ड्यूरेशन, वहाँ पर सुटेबल रहता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और अगर हम बात करते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहाँ पर सुटेबल रहेगा? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वहाँ पर सुटेबल रहता है जहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लार्ज होते हैं बट स्मॉल प्रोजेक्ट, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फिर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एक यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट दिया हुआ है, वोलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो यूनिटी ऑफ कमांड का वोलेशन करता है। ठीक है, तो किस तरीके से, ये एक बार प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो यूनिटी ऑफ कमांड का वोलेशन करता है, तो वो है आपका मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कैसे है? जैसे कि मान लीजिए ये जनरल मैनेजर दिया हुआ है, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, R&D मैनेजर, और प्रोजेक्ट ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, इनके भी मैनेजर्स हो गया। अब क्या करते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजर कुछ ही बोलता है, यहाँ से कुछ गाइडलाइंस इश्यू कर दी, और जो प्रोजेक्ट ए का जो मैनेजर है वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कुछ गाइडलाइंस इश्यू करता है। तो यहाँ पर क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड का जो कंसेप्ट है वो नहीं लग रहा है, क्योंकि इनको दोनों तरफ से ही डायरेक्शन मिल रही है। And matrix structure is the relation between two dimensional structure which is emanates directly from two dimension of authority, ये तो हमने अभी पढ़ ही लिया है। and two complementary structure, pure organization structure and functional structure, यानी कि two complementary structure इसके अंदर ऐड है। कौन कौन सी ऐड है आपके? प्योर प्लस फंक्शनल स्ट्रक्चर। ओके, आर मर्ज टुगेदर टू क्रिएट अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, और जब इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है तो ये क्या बन जाते हैं? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बन जाते हैं। फिर हम पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को ऐड करेंगे, मैट्रिक्स सिस्टम को, मैट्रिक्स कल्चर को एंड मैट्रिक्स बिहेवियर को। देन आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए हुए हैं, तो ये आप यहाँ से रीड आउट कर लेना, कोई इसके अंदर टिपिकल नहीं है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है। दोनों को सेम माना जाता है, मैट्रिक्स को और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, बट एक्चुअली में ये सेम होते नहीं है, अलग अलग होते हैं। इनका डिफरेंस हम पहले से ही करके आ चुके हैं, सिर्फ इसके अंदर आपको एक एग्जाम्पल और दिया गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया। नेक्स्ट देखिए, फिर इसका डिफरेंस आप बेसिकली कर लेना, क्योंकि डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट है आपका सेवंथ इज अ टीम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। टीम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर क्या पढ़ते हैं हम? टीम इज अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल विद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल, यानी कि टीम के अंदर जो नंबर ऑफ पीपल रहेंगे वो स्मॉल रहेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल का मतलब होता है कि वो पूरक रहते हैं। पूरक का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एक टीम है, जैसे कि टीम के अंदर 4 से 5 पर्सन है, तो 4 से 5 पर्सन, तो 4 से 5 में सबके पास क्या रहेगी? अलग अलग स्किल रहेगी ना। ठीक है, तो अब एक पर्सन के पास कम्युनिकेशन स्किल है, एक पर्सन के पास टेक्निकल स्किल है, एक पर्सन के पास मान लीजिए कोई क्रिएटिव स्किल है, तो वो आपस में जब मिलके काम करते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल का काम करते हैं, यानी कि उनको और किसी भी पर्सन की जरूरत नहीं होती, उनके सभी के पास ही कुछ ना कुछ एक यूनिक स्किल होती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगे टीम के अंदर? स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, यानी कि जो नंबर ऑफ पीपल रहेंगे स्मॉल रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर इंटरेक्शन और इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा होगा, आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे। जबकि अगर लार्ज नंबर ऑफ पीपल होते हैं तो डिफ़िकल्ट हो जाता है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना, इन्फ्लुएंस करना कोई भी गोल अचीव करने के लिए। नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लीमेंट्री स्किल। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल के अंदर वही आएगा जो अभी हमने डिस्कस किया है कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है अलग अलग स्किल होती है हर एक पर्सन के पास, और अकॉर्डिंग टू द स्किल अपनी जो भी गोल को हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए वो अपनी अपनी स्किल को यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट आता है कॉमन पर्पस एंड परफॉर्मेंस गोल, यानी कि टीम जो वर्क करेगी वो एक कॉमन पर्पस के साथ काम करती है और अपने गोल को परफॉर्म करेगी एक डायरेक्शन में, यानी कि जिस भी डायरेक्शन में आपको टास्क दिया गया है, असाइन किया गया है गोल को फुलफिल करने के लिए, तो कॉमन पर्पस के साथ काम करती है, कोई भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट के साथ काम नहीं करती है। नेक्स्ट आता है फिर आपका कॉमन अप्रोच। कॉमन अप्रोच को अडॉप्ट करना, जो भी आपके टीम के या फिर ग्रुप के रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं उसी रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना, नॉर्म्स को फॉलो करना, सबके साथ एथिकल बिहेवियर करना, बट विल एंड विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टीम एक्टिविटीज। यानी कि कॉमन अप्रोच को ही यूज किया जाता है, सबके लिए एथिकल बिहेवियर, सबके लिए इक्वालिटी की जो इक्वालिटी का जो बिहेवियर वो किया जाएगा। म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी, अ टीम होल्ड इटसेल्फ म्यूचुअल अकाउंटेबल फॉर रिजल्ट, यानी कि जो भी रिजल्ट आता है, अच्छा आता है बुरा आता है, उसके लिए जो टीम है वो म्यूचुअली अकाउंटेबल रहेगी बताने के लिए कि अगर आपने गोल को अचीव किया तो कैसे किया है, और अगर अचीव नहीं किया गया तो क्या प्रॉब्लम रही, क्या कमी आई है उसके अंदर, तो सारे जो रहेंगे वो अकाउंटेबल रहेंगे। नेक्स्ट देखिए फिर नेक्स्ट आता है कमेटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कमेटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो मिलती है वो हमें लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कहाँ पे मिलती है, हमें लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलती है। एंड कमेटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड वेरियस लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कमेटी की बात करते हैं तो कमेटी के अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपस में डिस्कस करते हैं, ओके कोई भी सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग। एंड ग्रुप ऑफ पर्सन ही होते हैं यहाँ पर भी। देखिए डिफाइन एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेकिंग और रिकमेंडिंग सर्टेन डिसीजन, जो अपना कोई भी डिसीजन बताते हैं, बट ये आपके लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलती है कमेटीज। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे फिर हम, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में भी दिया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जैसे फाइनेंस कमेटी अलग से, एग्जीक्यूटिव कमेटी, परचेज कमेटी, और यहाँ पे भी फिर परचेज कमेटी दिया हुआ है, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगे देखिए, यहाँ पे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक के। सो अ कमेटी इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन, देयर शुड बी एटलीस्ट टू पर्सन होने चाहिए, नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, कोई भी मैक्सिमम की जो है वो लिमिट डिसाइड नहीं की गई है। नेक्स्ट आपका अ कमेटी चार्ज विद डीलिंग विद स्पेशल प्रॉब्लम एंड इट कैन नॉट गो इन फॉर एक्शन इन स्पेयर ऑफ द एक्टिविटीज, यानी कि जो कमेटी है वो डील करेगी स्पेशल प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कि क्या स्पेशल प्रॉब्लम हो रही है, तभी तो आपस में बैठेगी ना, कमेटी बैठती है तो फिर उसके बाद वो डिसीजन लेती है। मेंबर ऑफ कमेटी हैव अथॉरिटी टू गो इनटू द डिटेल ऑफ द प्रॉब्लम, जो कमेटी के मेंबर्स होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है कि जो भी प्रॉब्लम आप डिस्कस कर रहे हो, बता रहे हो, उसके डीप तक या फिर उसकी डिटेल प्रॉब्लम जानने के लिए, और अथॉरिटी एक्सप्रेस करती है अपने 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 व्यू एक्सप्रेस करेगी कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। Then a committee may have the authority either to make a final decision or it is merely deliberate on problem without authority to decide, यानी कि कमेटी के पास अथॉरिटी होती है कि वो फाइनल डिसीजन लेती है और वो बताती है कि आगे आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट करना है। नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल से आपको करेक्टरिस्टिक दी हुई है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कमेटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलता है। कमेटी में भी कॉन्स्टिट्यूट एट एनी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट अगर बात करते हैं कि अगर जो कमेटी की बात करते हैं तो ये बहुत सारे जो लेवल पे होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर मिलती है। द मेंबर ऑफ कमेटी में बी जॉन फ्रॉम द वेरियस लेवल, और जो मेंबर होंगे जो कमेटी के वो किसी भी लेवल से पुट किए जा सकते हैं, यानी कि किसी भी लेवल के मेंबर्स को उठा के आप कमेटी एक जो कमेटी बनाते हैं वो कमेटी आप प्रिपेयर कर सकते हो। डिफरेंट टाइप की आपकी कमेटीज होती है, लाइक फाइनेंस कमेटी हो गया, बजट कमेटी हो गया, परचेज कमेटी, ग्रेवियंस कमेटी, वेलफेयर कमेटी एटसेट्रा। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहता है वो फ्री फ्लो रहता है, कोई एक हायरार्की को फॉलो नहीं करता है, जिसको हम नेचुरलिस्टिक, ऑर्गेनिक एंड एड हॉक ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। पेपर के अंदर पूछा गया था कि एड हॉक ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होती है, जहां पर कोई भी, यानी कि कोई पर्सन स्पेशली अपर अथॉरिटी से ही बात कर सकता है, उसी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, या फिर स्ट्रक्चर ऐसा होता है फ्री
फ्लो होता है, यानी कि कोई भी पर्सन किसी से भी बात कर सकता है, कोई भी स्पेशलिस्ट किसी भी स्पेशलिस्ट से मिल सकता है, ओके। एंड इट बिल्ड अराउंड स्पेशल प्रॉब्लम एंड प्रोजेक्ट। बट यहाँ पर जो पर्सन होते हैं ना, वो सारे वेल स्किल्ड होने चाहिए, वेल एजुकेटेड होने चाहिए, और ये नहीं है कि कोई अपने बिहाफ पर डिसीजन नहीं ले पा रहा है, सभी अपने बिहाफ पर भी डिसीजन ले सकते हैं। फ्री फ्लो ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस द एम्फेसिस द पोजीशन, यानी कि रिड्यूस कर देता है फोकस करना पोजीशन पे, डिपार्टमेंट से, अदर फॉर्मल यूनिट एंड ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। यही तो हमने अभी बात की है, ठीक है। फ्री फ्लो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ट्रेडिशनल टाइम में जो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का जो रिलेशनशिप होता था उसको डिसअपीयर किया गया है, उसको माना नहीं गया है, जबकि हर कोई पर्सन जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है फिर टेंथ आएगा आपका वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन और मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जिसका खुद का कोई भी हेड ऑफिस फिजिकली नहीं होता है। फिजिकली ये नहीं कि किसी प्लेस पे, बट वो वर्चुअली होता है। वर्चुअली इन द सेंस क्या हुआ यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट पे आज के टाइम में अगर बात करते हैं, जैसे कोलैब करते हैं, मर्ज करते हैं, तो यहाँ पे आते हैं जैसे वर्चुअल एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई, जहाँ से सप्लायर लिया, एंड यूजर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इन सब का जो मिक्सअप होता है वो होती है आपकी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जहां पर फिजिकली प्लेस में कोई भी आपका हेड ऑफिस नहीं है, फिजिकली कोई भी मीटिंग नहीं हो रही, बट आप एक वर्चुअली वर्ल्ड के अंदर ही आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो आपस में मिलकर। वर्चुअल कॉर्पोरेशन इज अ टेम्परेरी नेटवर्क इज अ इंडिपेंडेंट कंपनीज, जैसे कि सप्लायर इंडिपेंडेंट हो गए, कस्टमर एंड इवन इट्स वेल राइवल्स लिंक्ड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि काम कर रहे हैं थ्रू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नाइदर सेंट्रल ऑफिस नॉर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ना कोई सेंट्रल ऑफिस होता है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, ना कोई हायरार्की होती है, ना कोई वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है फिर टोल स्ट्रक्चर। टोल स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि आपके डिफरेंट टाइप के जितने मैक्सिमम होते हैं, वो यहाँ पे मैक्सिमम आपको हमने प्रोवाइड करवाए हैं कि किस किस टाइप के आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं। जो टोल अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो टोल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो आपका होता है जहाँ पर नैरो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट रहेगा एंड अ लार्ज नंबर ऑफ मैनेजमेंट लेवल, मोर सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे सेंट्रलाइज ज्यादा होता है। सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं, सारी डिसीजन पावर उन्हीं के पास होती है, ओके। तो वो होता है आपका सेंट्रलाइज्ड डिसीजन। और अगर हम फर्दर फिर बात करेंगे ना फ्लैट या हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर की, तो साथ के साथ कर लेते हैं क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस भी बता दूंगी। हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर होता है आपका सेम लेवल पे रहता है, हॉरिजेंटल इसी तरीके से होती है ना लाइन हॉरिजेंटल, और वर्टिकल इस तरीके से होती है। तो जो हॉरिजेंटल आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा डिसेंट्रलाइज होता है, जहां पर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, डेलीगेट कर दिया जाता है कि वो अपने बिहाफ पर भी डिसीजन ले सकते हैं। बेसिक एडवांटेज क्या रहेगा टोल स्ट्रक्चर का, जहां पर क्लोज सुपरविजन होता है, क्लोज कंट्रोल रहेगा सबऑर्डिनेट एक्टिविटीज के साथ, फास्टर कम्युनिकेशन रहता है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स के बीच। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक जो पर्सन हो गया, उसके डाउन में 2 पर्सन अपॉइंट किए गए हैं, अब इसके डाउन में भी 2 पर्सन अपॉइंट किए गए सिर्फ, तो क्लोज सुपरविजन हो जाता है यहाँ पे कि क्लोजली आप देख सकते हो, ज्यादा आप कंट्रोल रख सकते हो टोल स्ट्रक्चर के अंदर, फिर वो ज्यादा लंबा हो जाएगा आपका। बट फ्लैट या फिर अगर हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये आपका ज्यादा डिसेंट्रलाइज रहता है विद रिगार्ड द डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी। बट इसका एक एडवांटेज ये रहेगा कि इसके अंदर हम अथॉरिटी को डेलीगेशन कर सकते हैं, मोर क्लियर पॉलिसी डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर फॉर हायर पोजीशन बिकॉज दे आर इनिशिएटिव एंड अथॉरिटी मेक डिसीजन, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयज खुद से इनिशिएटिव भी ले सकते हैं और इनके पास अथॉरिटी भी होती है डिसीजन लेने के रिगार्डिंग। देन नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट आता है आपका नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने बेनिफिट के लिए डिफरेंट जो भी कंट्री तो नहीं, यहाँ पे ये बोलेंगे कि जो कंपनी आप बोल सकते हो कि जो भी जिसमें स्पेशलाइज होती है उसके साथ कॉम्बिनेशन करती है, यूनिक कॉम्बिनेशन बनाती है। जैसे कि कोर कंपनी हब यहाँ पे हो गया, डिजाइन प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी इन कनाडा एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड बाय कंपनी इन कोरिया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइडेड बाय कंपनी इन एशिया, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड बाय कंपनी इन यूरोप एंड अकाउंट रिसीवेबल प्रोवाइडेड बाय कंपनी इन यूनाइटेड स्टेट। यानी कि अलग अलग तरीके से एक आप यूनिक कॉम्बिनेशन आप मान सकते हो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट शो यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी,
structure and management process. It is known as a organization network organization structure. जहां पर आप यहां से अंडरलाइन कीजिए, देखिए इट एन एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द एफर्ट्स टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर एक या एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपस में मिलते हैं किसी भी गोल को कंप्लीट करने के लिए और एक प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर टीम बिल्ड की जाती है फुल टाइम एम्प्लॉयज की एंड वेलफेयर फ्रीलांसिंग स्पेशलिस्ट। दिस वे इन हाउस वर्कर कैन स्पेंड मोर ऑफ देयर टाइम फोकस ऑन देयर वर्क, यानी कि अगर हाउस में हो आप, कहीं पर भी हो, वहीं पर आप अपना काम कर सकते हो, बट आपका एक कंपनी के साथ जो है आपका एक कॉम्बिनेशन रहेगा, उसका जो स्ट्रक्चर आपको जो भी काम प्रोवाइड किया गया है वो काम आप कहीं से भी कर सकते हो। कैसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहता है इसके अंदर इंक्लूड होगा, इट इज अ फ्लैट डिसेंट्रलाइज एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर रहता है। आप कोई भी काम कहीं से भी कर सकते हो और जहां से भी कंपनी को सुटेबल रहेगा काम जो है वो कंपनी वहीं से करवा सकती है। एंड मैनेज कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिलेशनशिप। यूनिक स्ट्रक्चर होता है कि जहां पर सब कॉन्ट्रैक्ट होता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस ऑफ द अदर कंपनीज। नेक्स्ट देखिए फिर हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर आएगा कि एक प्रॉपर एक हायरार्की चल रही है, आप इस तरीके से लगा सकते हो। ये आपका सेम जैसे हम पीछे पढ़ के आए ना, एक टोल स्ट्रक्चर हम पढ़ के आए हैं, सेम उसी के जैसा ही है बट अलग नेम दे दिया गया है इसके अंदर। हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जो एम्प्लॉय ग्रुप में होते हैं ना, उनको अपने आप से ही असाइन कर दिए जाते हैं कि आपका जो सबॉर्डिनेट है वो कौन रहेगा, सुपीरियर कौन रहेगा। ओके, एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज में ग्रुप टुगेदर, यानी कि एम्प्लॉयज आपस में होते हैं और उनके रोल और फंक्शंस या फिर जियोग्राफी या फिर टाइप ऑफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उनके रोल जो है वो डिसाइड कर दिए जाते हैं और अकॉर्डिंग टू द रोल्स उनको अथॉरिटी भी प्रोवाइड कर दी जाती है। एंड नेक्स्ट बेनिफिट क्या होता है, एस्टैब्लिश क्लियरली डिफाइंड लेवल एंड अथॉरिटी, प्रोमोटिंग करते हैं टीम वर्क और डिपार्टमेंट लॉयल्टी, फोस्टिंग एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो लिमिटिंग कोलैबोरेशन, रिस्ट्रिक्टिंग इनोवेशन, क्रिएटिंग ब्यूरोक्रेसी मस्ट बी मैनेज। तो ये आपके कुछ आपके डिसएडवांटेज भी रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है फिर सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखिए आपको यहाँ पे डायग्राम में शो भी किया गया है, जो सर्कल में चलता है। सीईओ हो गया यहाँ पे तो आपका, और इसके अंदर आपका बेसिकली होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल रहता है, जहाँ पर हम हाई लेवल एम्प्लॉयज को हम विद इन इनर रिंग ऑफ सर्कल रखेंगे। देखिए यहाँ पे बताया भी हुआ है, हाई लेवल एम्प्लॉयज विद इन इनर रिंग ऑफ सर्कल एंड लोअर लेवल एम्प्लॉयज आउटर रिंग ऑफ सर्कल। वो था आपका सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। फिर आपको कुछ बेनिफिट्स भी दिए गए हैं, इसके भी आपको कुछ बेनिफिट्स दिए गए। इन्होंने ना एक हायरार्की को फॉलो नहीं किया, इन्होंने सर्कल को फॉलो किया है कि कोई भी जो इंटरनल और एक्सटर्नल होगा ना वो आपस में कन्वर्सेशन कर सकता है। इनक्रेज करते हैं कम्युनिकेशन को कि ताकि कम्युनिकेशन कर सके हर एक लेवल पे स्टाफ। प्रोमोटिंग करते हैं फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कोलाबरेटिंग अमंग डिपार्टमेंट्स रादर देन सेपरेशन। डिपार्टमेंट्स के अंदर कोलाबरेट करके काम करते हैं, सेपरेशन के अंदर नहीं कर रहे कि अलग से ही एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है, इस तरीके से नहीं कर रही हैं। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, रिक्वायरमेंट मोर रिसोर्सेज एंड ट्रेंड करना पड़ता है, स्लो डाउन इन डिसीजन मेकिंग। देन नेक्स्ट आता है आपका 16th आएगा आपका प्रोसेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। प्रोसेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जैसे कि नेम से ही डिनोट हो रहा है यहाँ पे प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं, लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कस्टमर एक्वाइजिशन, ऑर्डर फुलफिलमेंट। जब एक प्रोसेस कंप्लीट होगी तभी नेक्स्ट प्रोसेस पर पहुंचा जाएगा। आप एक तरीके से मान सकते हो कि जो इंटर रिलेटेड होते हैं या फिर इंप्लॉयज इंटरेक्ट करेंगे तभी जो आगे की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाएगी, और जब तक जो पीछे की जो प्रोसेस है अगर वो कंप्लीट नहीं हुई है तब तक आगे की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकती। वो होता है आपका प्रोसेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर कपड़े की बात करें तो कपास से कपड़ा बनता है, तो कपास को फिर उसको जो भी स्ट्रेटजी रहती है, जो भी प्रोसेस रहता है, उस प्रोसेसिंग के थ्रू, यानी कि आपकी जो इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे कपास से कपड़ा तैयार किया जा रहा है, तो वो क्या फॉलो कर रही है, और प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपका किस तरीके से कपड़ा प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट आता है फिर आपका यहाँ पे टॉपिक
इंपॉर्टेंट नोट के अंदर हम पढ़ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी एंड फंक्शनल अथॉरिटी आर द टाइप ऑफ अथॉरिटी दैट आर फाउंड इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट नोट, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो लाइन, स्टाफ एंड फंक्शनल जो अथॉरिटी है ना, जो ऐसी अथॉरिटी है मोस्ट कॉमनली है जो कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज की जाती है। एंड एक आपको पूछा गया था स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर, आइडेंटिफिएबल ग्रुप ऑफ पर्सन कॉन्ट्रीब्यूटिंग देयर एफर्ट्स, यानी कि जो एक ग्रुप ऑफ पर्सन होता है और जो वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, अपने एफर्ट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है कोई भी गोल को अचीव करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं वो आपस में इकट्ठा होते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं कोई भी एक गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है फिर आपका स्पेन ऑफ कंट्रोल। स्पेन ऑफ कंट्रोल की हम बात करेंगे। सो स्पेन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है हाउ मैनी इंडिविजुअल शुड बी प्लेस्ड अंडर वन सुपीरियर, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि एक जो सुपीरियर होता है उसके डाउन में कितने इंडिविजुअल होने चाहिए। और नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली आपके होने चाहिए यहाँ पे 3 to 8, 3 to 8 जो सबॉर्डिनेट्स है वो होने चाहिए एक सुपीरियर के डाउन में, जो कि इजीली उनको हैंडल कर पाए। स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, स्पेन ऑफ कंट्रोल और स्पेन ऑफ सुपरवाइजन आर यूज्ड टू डिनोट द सेम कंसेप्ट, यानी कि इसी सेम कंसेप्ट को फॉलो करता है, जिनके अलग अलग नेम होते हैं। स्पेन ऑफ मैनेजमेंट बोल सकते हैं, स्पेन ऑफ कंट्रोल बोल सकते हैं, स्पेन ऑफ सुपरविजन भी हम बोल सकते हैं, बट एक के ही अलग अलग यहाँ पे नेम दिए हुए हैं। सो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं हम। थैंक यू एवरीवन।